सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भी हम ईबीएससी पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 3। और आज के टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट को आज समझेंगे, इसके कॉज को देखेंगे, इसके इम्पैक्ट को देखेंगे और कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो एक साइंटिस्ट थे जोसेफ डी फोरियर। सबसे पहले इन्होंने 1827 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, हमारे और आपके सामने रखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्ड को। So the scientific understanding of this greenhouse effect can be is introduced by Joseph D. Fourier in 1827. He suggested that the atmosphere allowed shorter wavelength radiation from sun to reach the Earth's surface and warmed it. कि sun से जो light आती है अर्थ पे, वो क्या करता है, अर्थ की सरफेस को गर्म करता है, वार्म करता है। ठीक, एक्चुअली इसको इन्होंने कंपेयर किया था ग्लास इन ए ग्रीन हाउस, इसलिए ये टर्म को कॉइन किया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, एंड प्रेडिक्टेड दैट द क्लाइमेट कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले किसने दिया था? जोसेफ डी फोरियर ने दिया था 1827 में। जो ग्रीन हाउस वर्ड क्यों दिया? इन्होंने इसको कंपेयर किया था कि ग्लास इन ए ग्रीन हाउस, इसलिए उन्होंने नाम दिया था इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका मेन रीजन इन्होंने कहा था कि इट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक, नाउ इन 1859 जॉन टिंडल, एक अनदर साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, हु मेजर्ड द इंफ्रारेड IR, द हीट ट्रैपिंग एबिलिटी ऑफ वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। देख, तीनों ने इसके IR एक्टिविटी, ट्रैप करने की एक्टिविटी को मेजर किया था। Now in 1896, the third one is S. Arrhenius, Svante Arrhenius, noted the release of large amount of carbon dioxide by the burning of fossil fuel and estimated that doubling of atmospheric carbon dioxide would warm the Earth's surface by 5 to 6 degree Celsius. ठीक, तो ये सब आप देख सकते हैं कि अर्ली 1900 के आसपास 1896, 1859 में तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। जोसेफ डी फोरियर का, जिन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। देन टिंडल ने ये IR ट्रैपिंग एबिलिटी को मेजर किया था, वाटर वेपर्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का। और आर्हेनियस ने ये बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसका अमाउंट कंसंट्रेशन क्या एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर नियरली 5 to 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। मतलब अर्थ इज वार्म्ड बाय 5 to 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इस एक्चुअली होता है क्या, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस कैसे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करता है, बढ़ाता है। ठीक है, नाउ उसके पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। जो बीएससी वाले हैं उनको ऑलरेडी ये पढ़े होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे एक जो सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, उसमें मेनली तीन पार्ट होता है। एक अल्ट्रा वायलेट, यूवी बोलते हैं इसको शॉर्ट पे, अल्ट्रा वायलेट, इसको हम यूवी बोलते हैं, यूवी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में इंफ्रारेड IR, और दिस इज नोन एज विजिबल रेंज। विजिबल रेंज का मतलब जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ह्यूमन आईज होता है, उसको देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो देखा होगा, BIBGYOR, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विजिबल रेंज। ठीक, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब वायलेट से जब कम होता है वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, UV। ठीक, मतलब वायलेट से ठीक पीछे जाइए। इंफ्रारेड, रेड से अगर हम आगे जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, और वायलेट से हमें थोड़ा कम आएगा तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो जो सन से लाइट आता है वो मेनली इसमें तीन पार्ट होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, विजुअल होती है और इंफ्रारेड होती है। तो जब इंफ्रारेड IR बोले, इसका मतलब क्या है कि रेड से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? तो रेड से ज्यादा, हम रेड को भी नहीं देख सकते, अल्ट्रा वायलेट को भी नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ किसके लिए देख सकते हैं, हमारे यहाँ किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, विजुअल लाइट, मतलब वायलेट से लेके रेड तक। ठीक, चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पे होता क्या है। Now, the greenhouse effect is caused by an atmosphere containing gases. There are some certain gases that absorb and emits infrared IR radiation. ठीक,
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट में कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, आईआर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, नाउ द सन प्रोड्यूसेस रेडिएशन मेनली इन द अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, जो अभी डिस्कस किया पीछे आपको बताया, यूवी मतलब वायलेट से कम, इंफ्रारेड मतलब रेड से ज्यादा। When these reach the earth, part is reflected back into space. ठीक, जब अर्थ सन से जब लाइट आती है अर्थ पे तो कुछ क्या होता है, अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है into space, and part of it कुछ जो होता है is absorbed by earth surface, अर्थ के सरफेस पे absorb हो जाता है। Now the part which is absorbed hits up the earth, अब वो क्या करेगा, उसको गर्म करेगा। इसका मतलब हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें गर्मी लगेगी, हीट अगर हम रिलीज करते हैं तो हमें क्या होगा, ठंडा लगेगा। ठीक, which in turn then radiates some of its energy out into space. The frequency at which any object emits radiation actually depends on its temperature. ठीक है, जैसे देखिए ना, ज्यादा गर्म करते हैं तो हमें क्या होता है, रेड हॉट बोलते हैं, जिसको लोहे जो होता है गर्म करते हैं ज्यादा, आयरन को, लोहे को, तो ज्यादा हमें रेड हॉट दिखाई देता है। तो जितना वो एक्चुअली डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे कि कौन सा रेडिएशन वो इमिट करेगा। द अर्थ बीइंग दैट मच कूलर देन द सन, सन से अर्थ क्या होता है, थोड़ा ठंडा है, तो वो इमिट्स एनर्जी एट ए लोअर फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब जो अर्थ जो री इमिट करेगा वो किस रेंज में आ जाएगा, आईआर रीजन में आ जाएगा। ठीक, तो सन से जो लाइट आती है उसमें यूवी भी है, विजिबल भी है, आईआर भी है। सन के अर्थ से लाइट आती है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो अर्थ के सरफेस को गर्म करेगी, फिर वहां से री इमिट होगी, बट कौन सी वेवलेंथ होगी, उससे लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, मतलब किस रीजन में जाएगा, वो आईआर रीजन में जाएगा। क्लियर? However, the IR radiation emitted by the earth can be absorbed by gases in the troposphere and become ट्रैप। तो कुछ ऐसे गैसेज होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, वापस नहीं जाने देते हैं। द रेडिएशन इज देन री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, सम बैक टुवर्ड्स द अर्थ, व्हिच इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, नाउ अब हम डिफाइन क्या करेंगे, एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट may be defined as the effect by which troposphere, the lowermost layer of the atmosphere, traps heat by a natural process due to presence of certain gases is called greenhouse effect. ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रोपोस्फियर होता है, अर्थ का जो सबसे लोवेस्ट लेयर है, वो क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है। किस प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सर्टेन गैसेस, जो आईआर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो लैंग्वेज ऐसी कोई डायग्राम से समझते हैं तो और भी शायद क्लियर हो जाएगा। ये तो जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया लैंग्वेज में, पॉइंट बाई पॉइंट, वही चीज आपको यहाँ पे दिखाया कि ये सन है, ठीक, ये चंदा मामा है। सन से क्या होता है, लाइट अर्थ पे आ रहा है, अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, तो सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द चंदा मामा नहीं, सन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक, आया, फिर यहाँ से क्या होगा, अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो है आपको दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए इसी अर्थ के सरफेस में कुछ लेयर ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर, उसमें क्या है, कुछ ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मतलब कुछ ऐसे गैसेज हैं जो क्या करती हैं, इनको, इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ लिखा है नंबर 1 की फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली सोलर रेडिएशन प्रोसेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, अर्थ सन से आ रहा है। सेकेंड क्या आ रहा है, अर्थ वार्म्स, गर्म हो रहा है, एंड इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ में जाएगा तो वो कौन से रीजन में जाएगा, आईआर रीजन में जाएगा। तो ये अर्थ के सरफेस से इसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक, बट इसको कहाँ में जाना है, इनटू द स्पेस। बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ट्रोपोस्फियर में कुछ ऐसी गैसेज हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास जो इनको वहां जाने नहीं देती, इनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए यहाँ थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज एंड री रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन,
तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है और तब फिर उसको वापस री रेडिएट करती हैं। ठीक, अब जब ऑल डायरेक्शन में रेडिएट करेंगी तो इसको एक्चुअली क्या होना चाहिए था, सीधे सीधे यहाँ से बाहर निकल जाना था। ठीक है, माने स्पेस में चले जाना था। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, इसको ट्रैप नहीं करती। ठीक, तो ये सीधे सीधे यहाँ से आया वापस, जिसे कहते हैं ना साइकिल पढ़ते हैं कि सन से आया, ये वापस फिर स्पेस में चला जाता। बट ग्रीन हाउस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ी देर के लिए ट्रैप कर लिया, फिर इसको री इमिट करेगा नो डाउट, बट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो कुछ अपवर्ड गया, कुछ लेफ्ट गया, कुछ राइट गया, कुछ डाउनवर्ड गया। इसलिए क्या हो गया कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको गर्म करता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? ठीक है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम में और इसी को पॉइंट वाइज डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ ग्रीन हाउस गैसेज। So the gases which absorb and then re-emit IR infrared are known as greenhouse gases. तो वो गैसेज जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, फिर इसको री इमिट करती हैं IR को, इंफ्रारेड रेडिएशन को, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। By their percentage contribution to the greenhouse effect, the major greenhouse gases are, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस क्या है, वाटर वेपर है, कि जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में है। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि ये अबाउट 2/3 ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेपर्स। ठीक, वेपर इसलिए क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में है। इन द एटमॉस्फेयर वाटर मॉलिक्यूल्स कैप्चर द हीट दैट द अर्थ रेडिएट्स एंड देन री-रेडिएट इनटू ऑल डायरेक्शन, वार्मिंग अर्थ सरफेस। ठीक, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेन मतलब इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी जनरल साइंस में भी क्वेश्चन बनता है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड। So globally it accounts for over 60% of the enhanced greenhouse gas effect. Enhanced इसलिए क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से ये ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जनरली किसी भी फॉसाइल फ्यूल को हम बर्न करें तो बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, the second most important greenhouse gas for the enhanced greenhouse effect is methane. It is emitted into the atmosphere by a large number of natural and anthropogenic sources. तो ह्यूमन एक्टिविटी, इसको बायोगैस भी बोलते हैं मीथेन को। ठीक है, तो मीथेन इज आल्सो नोन एज मार्स गैस और बायो गैस। कोयले की खान जहाँ माइनिंग की जाती है उसमें भी हमको ये मीथेन गैस मिलता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आता है वाटर वेपर्स, नंबर 2 में आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 में आते हैं मीथेन्स। Number 4, nitrous oxides, N2O. So it is released naturally from oceans and rainforest and by bacteria in soils. Human influenced sources include nitrogenous fertilizers. तो हम fertilizers यूज करते हैं, वो भी कौन सा, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया बोलते हैं ना। ठीक है, NH2CO, NH2, NPK, सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो ये सब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो वहां से एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। It contributed 4 to 6% to the enhancement of the greenhouse effect. तो ये लगभग 4 to 6% रिस्पॉन्सिबल है। Now halogenated compounds, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स। So these are the compounds that contains halogens. ठीक, these greenhouse gases do not occur naturally. ये naturally नहीं है, ये हम यूज करते हैं। There are so many industrial applications in which we use these compounds. Their presence in the atmosphere is attributed to man-made resources and their increased occurrence is due to global industrial applications. तो बहुत सारा इनका applications है। ठीक है, AC में, फ्रिज में जो गैस बनते हैं, ड्राई क्लीनिंग एजेंट में, सॉल्वेंट के तौर पे, बहुत सारी इंडस्ट्री में इनका एप्लीकेशन है। Now carbon hydrogen bonds absorbs strongly the infrared wavelength and this is why halogenated organic compounds are designated as strong greenhouse gases. हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में आपका वाटर वेपर्स, नंबर 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 में मीथेन्स, देन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड देन हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स। तो इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, वो गैस जो क्या करता है, IR को एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको री इमिट करता है, इंफ्रारेड को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको री इमिट करेगा, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, क्लियर?
अभी इसी को जो पॉइंट वाइज लिखा था उसी को मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया कि सन से अर्थ आ रहा है, ये देखिए वापस जाना था, लेकिन वो ये जो प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये क्या करते हैं, इन आई रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और फिर इसको री इमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये आइडियल केस में ऊपर चला जाना होता है, बट ये फिर वापस अर्थ के सरफेस में आता है, इसलिए इसको क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, तो ये एस्टिमेट किया गया है कि ऑन द एवरेज अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है अभी है। ठीक, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज, तो ये हमारा टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है विद नेगेटिव साइन, -18 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती एटमॉस्फेयर में तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, -18 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 33 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो नॉर्मली ये 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये नहीं होते ग्रीन हाउस गैसेज तब अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो 33 डिग्री लगभग बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनका इफेक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस गैसेस का अर्थ के टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, होता क्यों है, तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली। ठीक, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे हम काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। This is considered to be one of the most responsible factor for the cause of greenhouse effect. This is due to reduction in the release in oxygen and absorption of carbon dioxide by the plant. Plant जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन वापस करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं, तो ये डिफरेंस है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। फॉसाइल फ्यूल बर्निंग्स, तो इंडस्ट्री के नाम पे, ठीक, डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, तो हम फॉसाइल फ्यूल्स का आजकल बर्निंग ज़्यादा हो गया। सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज आर यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एनर्जी विच रिलीजेज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक, तो सल्फर होने से सल्फर के भी ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही बनता है, किसी भी चीज़ को आप बंद करिए तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Population, so as the population increases, the need for space increases, which again results in deforestation. तो डेवलपमेंट के नाम पे हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। Farming, nitrous oxide used in fertilizers is one of the contributors of the greenhouse effect in the atmosphere. ठीक, तो फर्टिलाइजर में यूज करना ही एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। Industrial waste and landfills, so industries and factories produce harmful gases which are released in the atmosphere. Landfills also release carbon dioxide and methane that adds to the greenhouse gas. यहाँ से greenhouse gas बनता है और वो जाके रिस्पॉन्सिबल होते हैं greenhouse इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब इस greenhouse इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स पे या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। The enhanced greenhouse effect will not only cause global warming but will also affect various other climatic and natural processes. तो सबसे पहला इसमें नंबर 1 आता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है। द मेन कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस such as carbon dioxide, methane released by the burning of fossil fuels, emissions from the vehicles, industries and other human activities. तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक, ओजोन लेयर ये भी क्लास में डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर में जब डिप्लेशन हो रहा है तो उससे क्या होती है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है जो सन से अर्थ पे डायरेक्टली आती है। ठीक, अब उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज का ह्यूमन पे भी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जैसे स्किन कैंसर होते हैं, स्किन डिजीज होती है एंड ऑल्सो चेंज द क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज भी होता है। ठीक है, द मेजर कॉज ऑफ दिस फिनोमेना इज द एक्यूमुलेशन ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। ठीक, तो ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना भी एक कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। Smog and air pollution. Smog is formed by the combination of smoke and fog. It can be caused both by natural means
and man-made activities. In general, smog is generally formed by the accumulation of more greenhouse gases including nitrogen and sulfur oxides. तो यहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है स्मोक का. The major contributors in the formation of smoke are automobiles and industrial emission, agricultural fires, natural forest fires, and the reaction of these chemicals among themselves. इनके रिएक्शन से स्मोक फॉर्मेशन होते हैं. और मैंने आपको लास्ट एयर पॉल्यूशन में एक वीडियो दिखाया था, दिल्ली में क्या होता है, विजिबिलिटी उससे हमारी कम हो जाती है. तो ये अलग मतलब एयर पॉल्यूशन का भी एक रीजन बन जाता है, एक कॉज है. ठीक है, स्मोक फॉर्मेशन होने से भी एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है. So increase in the total amount of greenhouse gases in air has turned most of the world's water bodies acidic. ठीक, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड जाएंगे तो नाइट्रिक एसिड वाटर में आ जाएगा, सल्फर जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड. The greenhouse gases mix with the rain water and falls as acid rain. तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है और जो वाटर वेपर्स है उसका रिएक्शन होकर वहां से बनता है, वही उसी को बोलते हैं एसिड रेन. This leads to the acidification of water bodies. तो वाटर बॉडीज को क्या कर देगा, एसिडिक बना देगा, पीएच लेवल को चेंज कर देगा. जब पीएच लेवल चेंज हो जाएगा तो जो एक्यूटिक एनिमल्स है उनके पे भी फर्क पड़ता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन के लेवल पे भी फर्क पड़ेगा. ठीक, तो वाटर पॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज पेस्ट ग्रोथ लाइक द ग्रोथ ऑफ वेक्टर्स फॉर वेरियस डिजीज. ठीक, तो एग्रीकल्चर पे भी इनका बैड इफेक्ट पड़ता है. सॉइल मॉइस्चर आल्सो डिक्रीज एंड evapotranspiration will increase which may drastically affect wheat and maize production. ठीक, तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा. नाउ इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, so it has also adverse effect on human health and cause many diseases like malaria, paralysis, etc. So these are the some effect of greenhouse effect. So number one global warming. अब global warming का भी effect हम next video में पढ़ेंगे. Depletion of ozone layer, ठीक है, smoke formation and that also leads to air pollution. Then acidification of water bodies, तो वहाँ से भी एक water pollution create होगा, acid rains उसका effect पड़ेगा. ठीक, effect on agriculture, तो उसके product के इल्ड पे भी, क्रॉप के इल्ड पे भी फर्क पड़ेगा, उस पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है. एंड ऑब्वियसली आवर ह्यूमन हेल्थ, तो इस पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि इससे कैसे बचेंगे. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो नाउ दैट वी हैव मेड ए लिस्ट ऑफ कॉजेस, फाइंडिंग अल्टरनेट्स टू दीज कॉजेस बिकम्स बाय फॉलोइंग द बिलो मेंशन प्रिवेंटिव measures. So we should take the following preventive measures in order to prevent greenhouse effect. Now first, afforestation. So afforestation on a large scale area helps in decreasing the release of carbon dioxide in the atmosphere. तो जितना हम पेड़ काटते हैं उसके डबल से ट्रिपल हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि काटने में हमें कम टाइम लगता है बट उस पेड़ को बड़ा करने में ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो हो रहा है एटमॉस्फेयर में उसके लेवल को हमें कम करना होगा. कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो स्विचिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ना ये टाइम आ गया है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना होगा. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में कम करना है. सच एज सोलर एनर्जी, wind energy, etc. will reduce the use of fossil fuels. Fossil fuels के यूज को कम करेगा, उसके बर्निंग को कम करेंगे. So this eventually reduces the release of carbon dioxide into the atmosphere. और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब एटमॉस्फेयर में कम होगा तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, सॉरी ग्रीन हाउस क्या होगा, कम होगा. एंड ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा. पॉलिसी इंटरवेंशन, when the government comes up with strict policies to maintain the overall air quality of the city. तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसी बनाना है, जो एक्ट हम लास्ट वीडियो में, लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में आगे
पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन के लिए क्या एक्ट बना हुआ है, वाटर पोल्यूशन के लिए भी क्या है बना है, कुछ इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, सो दीज आर द सम प्रिवेंटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है इसको समझा। ठीक है, इसको मेनली किसने दिया था, जोसेफ डी फोरियर ने दिया था। पेन टिंडल ने मेजर किया था इन वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की आईआर ट्रैपिंग एबिलिटी को। आरएनएस ने ये कहा था कि जो सॉइल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और उससे अर्थ का टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, ये तो आपका यूवी और आईआर अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड और विजुअल लाइट जो बार बार हम बोलते हैं रेडिएशन, उसका मतलब क्या है उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम समझाया था। देन इसकी मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सन से लाइट 3 पार्ट में आता है, यूवी, विजुअल और आईआर। आता है अर्थ उसके टेम्परेचर को गर्म करता है, वहां से इसको वापस चला जाता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है कुछ चला जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि अर्थ और सन के बीच में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मेनली ट्रोपोस्फेयर, वहां में कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनको हमने क्या नाम दिया, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, तो वो क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन फिर इसको री इमिट करती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब उस पॉसिबल डायरेक्शन में हमारा डाउनवर्ड भी आएगा, अर्थ का सरफेस भी आएगा, तो उसको वापस फिर गर्म कर रही है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, एंड देन ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है उसकी डेफिनेशंस को देखा। तो गैसेस विच एब्जॉर्ब एंड देन री इमिट, पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर उसको री इमिट करेगा, तब हम उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें क्या आएगा, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हैलोजेनेटेड कंपाउंड लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, देन इसको डायग्राम से समझा। ठीक है, देन कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये पॉइंट वाइज आप करके भी लिख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, फॉसाइल फ्यूल बर्निंग्स, पॉपुलेशंस, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। देन इनका इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, स्मॉग एंड एयर पॉल्यूशन एंड acidification of water bodies that also leads to water pollution. Effect on agriculture, ठीक, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जा रही है, उनकी यील्ड कम हो जाती है क्योंकि सॉइल मॉइस्चर भी इस पे इफेक्ट होगा। एंड देन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, तो यहाँ से हमको बहुत सारी डिजीजेस होती है। ठीक है, देन इनका प्रिवेंटिव स्टेप्स मेजर्स हमें क्या क्या करना था। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने आज देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, उसके मैकेनिज्म को समझा, उसके कॉज को देखा, उसके इम्पैक्ट को देखा, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स को देखा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें हमें यहाँ से क्वेश्चन मिलता है जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ताकि आपको इस तरह का अपकमिंग वीडियो मिलता रहे। बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए ऑन करके रखिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।